हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी बीएससी थर्ड सेमेस्टर। जूलॉजी बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे आ चुके हैं तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आप उनको पढ़ें अच्छे से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपी की। किसकी? माइक्रोस्कोपी की। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी में हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये आप लोग तैयार करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है। जब ये आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे तो इसका डिफरेंट टाइप भी पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप उसके पढ़ेंगे, जैसे कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हो सकता है आपके शॉर्ट में भी पूछे जा सके। तो अगर आप लॉन्ग तैयार करोगे तो उसका अल्टरनेटिव शॉर्ट नोट आपके तैयार होते चलेंगे, तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा आप माइक्रोस्कोपी में देखेंगे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और कॉनफोकल माइक्रोस्कोप। कॉनफोकल माइक्रोस्कोप ये दोनों आप लोग देखेंगे शॉर्ट नोट के लिए। किसके लिए? शॉर्ट नोट के लिए। ठीक है। तो आपको माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लॉन्ग के लिए पढ़ना है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एंड कॉनफोकल माइक्रोस्कोप शॉर्ट नोट के लिए पढ़ना है। ठीक है। ये तो होगी माइक्रोस्कोपी की बात। दूसरा हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी आप लॉन्ग के लिए पढ़ेंगे क्योंकि ये लॉन्ग में पूछी जा सकती है। सॉरी। जब भी आप लॉन्ग के लिए पढ़ेंगे तो इसके डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे, वहां पर डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे। उन डिफरेंट टाइप में ही आपके शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे। तो क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में पूरा पढ़ लें लॉन्ग के हिसाब से, तो इसके हिसाब से आपके इसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट भी कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो आपके दो लॉन्ग हो गए, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। इनमें से एक फंसेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस में एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस और न्यूक्लिक एसिड के लिए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आप लोग पढ़ेंगे। तो इससे भी क्वेश्चन बनेगा इस बार शॉर्ट में, लेकिन इसे पढ़ना है किसके लिए? शॉर्ट के लिए। ठीक है। को पूछा जा सकता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है या एसडीएस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। तो ये यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद हम बात करेंगे एसडीएस पेज के बारे में, तुमसे वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहें। ठीक। फिर हम अगला क्वेश्चन यहाँ से बात करेंगे किसके बारे में? प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन कई सारे बनेंगे और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट सब चीज़ कवर होगी वहाँ से। तो तीसरा क्वेश्चन आप लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते समय आपको इसके कंपोनेंट पता होंगे क्या क्या जरूरत होते हैं। एमआरएनए जरूरत होता है, टीआरएनए जरूरत होता है और राइबोसोम जरूरत होता है। ठीक है। जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोम जो है वो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए आपके तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी प्रोसेस तैयार हो जाएगी। ठीक है। जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस में इनिशिएशन फैक्टर पढ़ते हो, इनिशिएशन फैक्टर और इलोंगेशन फैक्टर, क्योंकि 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, और टर्मिनेशन फैक्टर। ठीक है। तो जब आप यहाँ पढ़ते हो इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर,
ये भी आपके वेरी शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ोगे तो कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस जब पढ़ोगे तो यहाँ से आपकी ये सारी चीज़ें तैयार होंगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस लॉन्ग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और उससे बनने वाले शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हो तो वहाँ पर आप जेनेटिक कोड भी पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड में बबल हाइपोथेसिस भी पढ़ते हो, बबल हाइपोथेसिस, ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जब आप प्रोटीन सिंथेसिस कवर करोगे तो वहां से इतने सारे टॉपिक आप कवर करोगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हुआ खत्म। इसके बाद हम जब बात करेंगे किसकी? ट्रांसक्रिप्शन की। किसकी बात करेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में आप प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लेना। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन वेरी शॉर्ट के हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। शॉर्ट के हिसाब से पढ़ना है, वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि इनिशिएशन और इलोंगेशन और टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो यहाँ से आप कवर करेंगे आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रोसेस पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जब आरएनए पॉलीमरेज पढ़ लेंगे फिर आप जाएंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पे। जब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पे जाएंगे तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, उसका कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स वहाँ पर लगते हैं, ठीक है, वो जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ से जब पढ़ेंगे तो फिर प्रोसेस आती है यहाँ पर एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, देखो इसे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन यहाँ पर बोल रहे हैं, कई बुक्स में को ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन भी बोला जाता है, तो आप उसे उस चीज़ से रिलेट ना करें, ठीक है, क्योंकि मोस्टली बुक्स में उसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में ही लिख रखा है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में उसे को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन भी बोला, क्योंकि वो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा रेगुलेट्स प्रोसेसेस होती हैं। तो इसमें आप 5' कैपिंग, पॉलीएटेल और स्प्लाइसिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कवर करेंगे, ठीक। तो ये ट्रांसक्रिप्शन में इतना सा पढ़ना है, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ना है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच है, बी है, और जो सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगते हैं वहाँ पर वो आपको देख लेना है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, उसमें सारा मिल जाता है देखने को। फिर मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो टॉपिक है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये आपके शॉर्ट नोट में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस हो गई ट्रांसक्रिप्शन की, ठीक। अब आता है जीन एक्सप्रेशन। किसके बारे में बात करेंगे हम? जीन एक्सप्रेशन के बारे में। जीन एक्सप्रेशन में आप लैक ओपेरॉन पढ़ लें। लैक ओपेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमें लग रहा बनेगा, ठीक, शॉर्ट में बन सकता है, ठीक। लैक ओपेरॉन पढ़ लें। फिर आप और क्या पढ़ सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट के लिए और क्या देख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन देख सकते हैं आप, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख सकते हैं, ठीक है। इलाइजा देख सकते हैं। इसके बाद वेस्टर्न ब्लॉटिंग देख सकते हैं एंड साउदर्न ब्लॉटिंग देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप RFLP एंड AFLP देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से क्या और देख सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप और कोई टेक्निक्स है, और यहाँ पे इतना अभी देख लेना। ये यहाँ से अगर इतना कवर कर लोगे तो आपका जूलॉजी का पूरा मोस्टली पोर्शन यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन हो चुका है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गई है, इलाइजा हो गया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग हो गई, साउदर्न ब्लॉटिंग हो गई और RFLP एंड AFLP हो गया। इसके अलावा आप एक टॉपिक और यहाँ से देखेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ते हैं तो क्योंकि ये किसके प्रिंसिपल बेस से, लैम्बर्ट बियर के लॉ पर बेस्ड है,
तो ये वेरी शॉर्ट में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है लैम्बर्ट बियर्स लॉ, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यहाँ से कंप्लीट आपको मिल जाएगा। अब एक और टॉपिक है इसी से रिलेटेड, कॉलरीमीट्री या कॉलरीमीटर उसे भी बोलते हैं। जब कलरीमीट्री की बात करते हैं वो भी लैम्बर्ट बियर के लॉ पर ही बेस्ड है, लेकिन ये कलर्ड कंपाउंड की कंसंट्रेशन को बताता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मोस्टली कंपाउंड्स की बताता है, ये ओनली कलर्ड जो सबस्ट्रेट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को बताता है। ठीक है, तो सेम प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एप्लीकेशन थोड़े डिफरेंट है, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जब तैयार करेंगे तो लैम्बर्ट बियर लॉ को तैयार करेंगे, तो लैम्बर्ट बियर के लॉ पर ही आधारित है। बस थोड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वो कलर सबस्टेंस को डिटेक्ट करता है, वो कलरलेस और कलर दोनों सबस्टेंस को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आप जूलॉजी में अगर इतना कवर कर लेंगे तो आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें कोई अपडेट होगी तो मैं बताऊंगा। आप इतना तैयार करें, प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू स्टूडेंट।